तो आज के वर्कशॉप में मतलब आज के वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ सोच रहा था, तो वही तुम लोगों के साथ में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी देखो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इंडिया में बहुत ही पॉवर्टी है या फिर बहुत ज़्यादा गरीब है। हमने भी सुना होगा, राइट? एंड वी ऑलवेज होप कि यार ये पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत कम हो जाए, जितने ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर होंगे उतना बेटर है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, है ना? ये ऐसा सिंपल सा देखते हैं अपन, सिंपल सा अपन सोचे हाँ तो सर। अभी नॉट जस्ट इंडिया, राइट? अगर अपन वर्ल्ड की बात करें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, राइट, हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब उनके पास इतना इतना सर्विसेज या फिर इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो अभी मैं ना कई बार बचपन में सोचता था कि यार अगर इंडिया में इतने सारे गरीब लोग हैं, सो व्हाई डोंट मतलब गवर्नमेंट कितना परेशान रहती है, इतने सारे गरीब हैं, ये है वो है। सो इज इट नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट ना बहुत सारे नोट्स को प्रिंट करे, बहुत सारे करेंसी नोट प्रिंट करे और सारे गरीबों में बांट दे? द गवर्नमेंट कैन डू, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हर गरीब को 10,000 रुपए दे दिए, सो पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई रहेगा ही नहीं, सबके पास पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन? हाँ सर। हाँ तनिष्का, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर ऐसे में नहीं कर सकते, कितना उसके होता है? पीछे कुछ तो रीजन है। क्या रीजन हो सकता है? सोच के देखना कितना इजी सा आंसर है। मतलब जितने गरीब है सबको 10,000 या वॉट एवर मिनिमम अमाउंट, राइट? यू गिव इट टू एवरी पुअर पर्सन अक्रॉस द नेशन। अभी अपन 10,000 करोड़ के सुनते हैं कि ये वाला स्टैचू बनाया, वो वाला स्टैचू बनाया। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दो स्टैचू, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी अमंग द पुअर पीपल। तो कितना बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कंट्री की। क्या लगता है तेरे को हाँ गौरव? सर। तुझे क्या लगता है? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अरे गौरव कहाँ गया? हाँ सर। देखो क्या लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है? सर सही तो है बट कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसलिए तो नहीं करते होंगे। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास में खुद का मिंट होता है, मालूम है ना सबको, राइट? मिंट इज where the money is being printed, coins are being made। तो अभी मिंट भी गवर्नमेंट का है, आरबीआई भी गवर्नमेंट का है, जितना चाहिए उतना करेंसी छाप सकती है गवर्नमेंट। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आराम से छापो और बात, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा ना फिर। किसी के पास आंसर है इसका? किसी को पता हो कि अपन ऐसा देखो, ऐसा हुआ नहीं है इसका मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। दैट आई एग्री विद गौरव एंड तनिष्का कि सर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना तो हो ही जाता अभी तक। एनी आइडिया प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इट इज जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, राइट, आज जैसे अपन बात करते हैं अपने इकोनॉमी को आपको अपलिफ्ट करना है या फिर ऐसा करना है वैसा करना है, डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाना है, अंडर डेवलपिंग बनाना है, राइट? सो ऐसा क्यों नहीं करते अपन कि बहुत सारे करेंसी नोट छाप लें? लेट्स से फॉरगेट अबाउट गरीब, हर आदमी के लिए ना छाप छाप के ये लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। जैसे मंदिर में प्रसाद बढ़ता है ना, उसकी जगह बस अपन करेंसी के नोट बांटने स्टार्ट कर दें, तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? एनीबडी, कोई प्रॉब्लम होगा? तो पता नहीं सर। चलो मैं हेल्प करता हूँ। देखो सबसे पहला लिमिटेशन होता है कि एक कंट्री, कोई भी कंट्री क्यों ना, वेदर इट्स अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से वी स्टे इन इंडिया, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो अगर मैं इन शॉर्ट तुम बच्चों को समझाऊं तो कैसा रहता है ना कि जितना एक कंट्री के पास में नेचुरल रिसोर्स होता है, राइट, जितना नेचुरल रिसोर्स आपके पास होगा,
नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या चीजें आ जाती है वो तुम बच्चों को अच्छी तरह से पता है एज कम्पेयर टू मी। तो नेचुरल रिसोर्स जितना एक कंट्री के पास होता है उस प्रपोर्शन में आप अपनी करेंसी को पब्लिश कर सकते हो। देयर इज अ लिमिट ऑन प्रिंटिंग ऑफ अ करेंसी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ द परसेंटेज इज 20% और आपके पास जो नेचुरल रिसोर्स है इट इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से 1 करोड़, तो आप 20 लाख रुपीस का करेंसी प्रिंट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। That is the first limitation. So this limitation is on every government across the nation. Right? किसी भी कंट्री में आप अपने नेचुरल रिसोर्स से ज्यादा करेंसी नहीं प्रिंट कर सकते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इससे अपन को ये समझ में आया है कि कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बस आज से लेके अगले 5 साल तक आप नोट छापते रहो और कुछ नहीं करना अपन को, डेवलपमेंट हो जाएगा। नो, दैट इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड इज, जिस चीज को अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, अभी देखो कैसा है, अगर सपोज करो जितने भी नहीं, हमने क्या बोला कि अगर आपको गरीबी रिमूव करानी है तो आप हर गरीब को बहुत सारे पैसे दे दो। राइट, जैसे आपने बोला हर गरीब को आप 10,000 रुपीज दे दो। राइट, कहीं पे गरीबी होगी नहीं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हर गरीब के पास में आपने पैसा दे दिया। राइट, या फिर एक सिंपल सी टर्म्स की बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें इकोनॉमिक्स समझाने वाला हूँ। राइट, किसी के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, व्हेन अगर आपने सब लोगों को लेके 10-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे दिए है ना, तो अब वो गरीब क्या करेगा, 10 हज़ार रुपए रखेगा तो नहीं ना, ही विल बाय समथिंग। राइट, ही विल गो आउट, ही विल इन्वेस्ट, ही विल बाय। राइट, तो वो बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ चीजें खरीदेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज की डेट में आईफोन खरीदने वाले यूजर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईफोन खरीदने वाले यूजर्स इंडिया में लेट्स से 20 लाख है ना। अगर हर किसी के पास में एक सरप्लस अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो आईफोन खरीदने वाले यूजर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज आज की डेट में आईफोन बहुत से लोग नहीं खरीदते कि यार ये मेरा ओवर बजट जा रहा है, उतना मेरा बजट नहीं। बट अगर सबके पास में एक सरप्लस अमाउंट आ रहा है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, देन आपके आईफोन के यूजर्स बढ़ जाएंगे। अगर आईफोन के यूजर्स बढ़ जाएंगे, दिस इज नोन एज द डिमांड, कि मार्केट में एक कमोडिटी, एक फोन है आईफोन, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग डिमांड करने लग जाएंगे। ज्यादा लोग डिमांड करने लग जाएंगे तो अगर मैं एप्पल कंपनी की बात करूं तो उनका प्रोडक्शन तो लिमिटेड है। राइट, वो तो अपने प्रोडक्शन को एक लेवल तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो होगा क्या, ओवर द टाइम आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। राइट, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसका मतलब चीजें कम होंगी लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज सबके पास पैसा आने लग गया। आ रहा है समझ में? तो अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम, तो जो वो कमोडिटी है वो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो अगर पहले 10 रुपए में मिलती तो अब वो 20 रुपए में मिलेगी। ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। राइट, फिर लोग ऑक्शन करने लग जाएंगे कि अच्छा ठीक है, जो जितना ज्यादा बिड करेगा उसको हम ये वाली कमोडिटी दे देंगे। सो अगर अगर हर किसी के पास पैसा ज्यादा आ जाए, राइट, अभी कैसा है ना, इक्विलिब्रियम रहता है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास एवरेज है, किसी के पास बिल्कुल कम है। राइट, तो एक डिमांड और एक सप्लाई के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है कि डिमांड और सप्लाई कैसा है, इक्विलिब्रियम में, जितना डिमांड है उतना सप्लाई होता है। अगर आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा कर दोगे अचानक से, राइट, एक ओवर द ईयर अगर ग्रोथ हो रहा है तो इट्स ओके। अगर सडनली सोच के देखो, सडनली बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा पैसा आ गया अचानक से, तो क्या होगा, ये सारे लोग चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इतना तो मार्केट में चीजें है भी नहीं। राइट, योर डिमांड इज लार्ज एंड योर सप्लाई इज लेस एज कम्पेयर टू द डिमांड। तो क्या होगा, अब कम चीजें खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो तुम्हें भी अब समझ में आ रहा होगा, ये कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ने लग जाएगा। जहां पहले 10 रुपए का मिलता है वहां 50 का, 100 का, 200 का ऐसे मिलने लग जाएगा। राइट, तो इसका प्राइस वापस बढ़ेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते। सो वंस अगेन सिचुएशन वहीं घूम फिर के पहुंच जाएगी। राइट, अगर आप सप्लाई बहुत ज्यादा कर दोगे, सोच के देखो, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत ही कम है, तो होगा क्या, ये कमोडिटी मार्केट में रहेगी ऐसे ही। राइट, कोई खरीदने वाले लोग कम है। सो ओवर द टाइम आदमी क्या सोचेगा, जो ये सेलर होगा, कि यार ये पड़े पड़े खराब हो रहा है, इससे बेटर तो कोई तो खरीद ले, चाहे से कोई 5 रुपए में ले जाए मेरे से ये चीज।
तो इसका प्राइस धीरे करके और कम हो जाएगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम को जब भी आप छेड़ोगे ना, तो वो ऊपर नीचे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अभी अपन ने जो बात किया, इट इज कॉल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई, राइट। समझ में आया? डिमांड इंक्रीज करोगे तो सप्लाई भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। डिमांड को डिक्रीज करोगे तो आपको सप्लाई भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप सेम सप्लाई रखोगे तो फिर से इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर अपन डिमांड और सप्लाई को देखते हैं तो इट इज नोन एज डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज किया तो सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा, डिमांड डिक्रीज किया तो सप्लाई भी डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ना, जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, इस तरह के जो भी रिलेशन आप ऑब्जर्व करते हो उनको अपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, दो चीजें डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी तो क्या होगा? इफ ए इज इंक्रीज्ड देन बी इज आल्सो इंक्रीज्ड, एंड इफ ए इज डिक्रीज्ड देन बी इज आल्सो डिक्रीज्ड। अगर ए और बी ऐसा कोई रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जहां पे ए को इंक्रीज करने पे बी भी इंक्रीज हो रहा है और ए को डिक्रीज करने पे बी भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे अगर दो क्वांटिटीज आपको दिखते हैं तो इनको अपन बोलते हैं कि ए एंड बी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो ए एंड बी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखो आया समझ में? व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन? अभी हाँ मुझे सर। अभी मुझे सोच के बताओ, तुमने डायरेक्ट प्रपोर्शन का कोई एग्जांपल दो जो तुम्हें डेली लाइफ में दिखता हो। थिंग्स विच आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक को इंक्रीज किया तो दूसरा वाला भी इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली, एक को डिक्रीज किया तो दूसरा वाला भी डिक्रीज होता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल? कोई भी सोचो, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें अपनी लाइफ में, तो मतलब डेली अपन आते जाते बहुत बार देखते रहते हैं। थिंग्स विच आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। गौरव, कोई एग्जांपल मिल रहा है तेरे को? नहीं सर, सोच रहा हूँ मैं। मधुली, तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है? मधुली एंड रीति, you guys are together? यस सर। किसके घर पे हो? मधुली के घर पे कि रीति के घर माय पे? हाउस। ओके, तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है? कोई ऐसी दो क्वांटिटी जो डायरेक्ट प्रपोर्शन में मूव करती हो? अरे बहुत सारे एग्जांपल है यार, सोचो। एक एग्जांपल, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पढ़ाई ज्यादा करोगे तो नंबर ज्यादा। सो यू नो एफर्ट्स एंड मार्क्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। या फिर सेल्फ, ओके गॉट। राइट, सेल्फ स्टडी ले लो एक तरफ और एक तरफ मार्क्स ले लो। देखो, पढ़ाई ज्यादा करोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे, पढ़ाई कम करोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। सो सेल्फ स्टडी एंड मार्क्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। और बताओ, सोचो सोचो, मिलेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आई थिंक तुम में से सारे के सारे तुम बच्चे लोग साइकिल चलाते हो, राइट? नो, दैट्स अ हिंट। यस सर। यस सर। नो, दैट्स अ। सर आई नो वन एग्जांपल। हाँ आमना शेख, बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? सर अगर हम खाना खाएंगे तो ग्रोथ नहीं, अंदर के जो सेल्स ऑर्गन्स है उनको पावर मिलेंगी, उनको वो ग्रोथ होंगे तो अपने सब बॉडी ग्रोथ होंगी। बिल्कुल राइट। मतलब शॉर्ट, मतलब मैं अपने ऊपर अगर लेके बोलूँ तो ज्यादा खाना खाओगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो खाना खाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट गेन। बट हाँ, खाना खाना is also a balanced, a healthy food is directly proportional to your growth, but not ज़्यादा। I would say it's a balanced food, ओके सर। है ना? बिकॉज अगर तुम बहुत ज्यादा खाना खाओगे ना बेटा, तो तबीयत खराब हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगा। तो वो एक सर्टेन लिमिट के बाद में जाके तो उल्टा हो जाएगा।
और कोई एग्जांपल? If you exercise more, you get more fit. You, if you exercise more, then you, You get okay, so exercise and fit. चलो और कोई एग्जांपल? साइकिल से किसी को भी स्ट्राइक नहीं किया अभी तक? मेरे को लगा था साइकिल वाला बोलने के बाद में तुम्हें एक और करेंगे। हाँ, सर जब एक व्हील हिलेगा तो फिर दूसरा भी हिलेगा। क्या? जब एक व्हील हिलेगा तो फिर दूसरा भी हिलेगा। नहीं 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 नहीं, तुम समझी नहीं। इट इज नॉट एक्शन एंड cause. It is like if one is increased, the other quantity should also increase. If one is decreased, the other should also decrease. सर जब पिछला व्हील जोर से हिलेगा मतलब फास्ट स्पिन होगा तो अगला वाला ही उतना उतना ही फास्ट स्पिन होगा। Okay, तो हाँ ठीक है। Sir, Okay. if you pedal faster, then you will move faster. If you pedal. हाँ, तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करो, पैडल की जगह कुछ और करो। जरूरी नहीं ना अपन साइकिल की बात करें, बाइक में भी ऐसा होता है, कार में भी ऐसा होता है, व्हेन वी वॉक तो भी ऐसा होता है। सर ब्रेक लगाए तो फिर व्हील भी रुक जाएंगे। क्या? सर जब अब अगर ब्रेक लगाए तो व्हील्स भी रुक जाएंगे। हाँ, सो ब्रेक्स एंड व्हील्स, राइट। सो ब्रेक्स की जगह अपन क्या बोलेंगे उसको? एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेट करोगे, राइट, तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। आप एक्सेलरेट डिक्रीज करोगे तो आपका स्पीड भी कम हो जाएगा, राइट। तो यू कैन से स्पीड एंड एक्सेलरेशन, राइट। सो अगर आप कोई एक्सेलरेशन को इंक्रीज करोगे तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। या जो एग्जांपल मैं सुनना चाह रहा था, इट वाज स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल भी इंक्रीज हो जाएगा ना, और अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। अभी सोच के देखो, इफ माय साइकिलिंग स्पीड इज लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 1 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा? 5 किलोमीटर। अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के 10 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, तो अब मैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लूंगा? 10 किलोमीटर। देखो, मैंने स्पीड को इंक्रीज किया तो मेरा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। अगर मैं स्पीड को डिक्रीज करूंगा, लेट्स से मैंने 2.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो मेरा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखो आया समझ में? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, जहां पे इफ यू इंक्रीज ए, ऐसे सोचो, ए की क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होगा तो बी में भी इंक्रीज होगा, ए में डिक्रीज होगा तो बी में भी डिक्रीज होगा। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी तुम्हें दिखती है कहीं पे भी, सो वो ए एंड बी आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो अभी देखो, अभी सेकंड वाला अपन देखते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। अभी तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज अ इनवर्स प्रपोर्शन? Right? One is direct and other one is inverse. तो inverse का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना? So inverse मतलब अब क्या कैसा होगा? मान लो A और B दो अगर A को इंक्रीज किया, A को इंक्रीज करेंगे तो B में डिक्रीज हो जाएगा, और अगर A को डिक्रीज करेंगे तो B में इंक्रीज हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, या तो B A को डिक्रीज किया तो B इंक्रीज। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट में करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इनवर्स प्रपोर्शन का मुझे एग्जांपल बताओ सोच के फटाफट से। इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में वो वाली क्वांटिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, दैट इफ यू इंक्रीज ए द अदर विल डिक्रीज, और इफ यू डिक्रीज द फर्स्ट अदर वन विल इंक्रीज। अभी सोचो एग्जांपल मुझे फटाफट से। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल चाहिए मेरे को। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब ए को इंक्रीज किया तो बी डिक्रीज हो जाएगा, और ए को डिक्रीज किया तो बी। सो वी आर लुकिंग फॉर
some examples on inverse proportion. बोलो, मिल रहा कोई एग्जाम्पल? Sir, Sir, what is the question? I just joined. ईशान, ईशान, हम बात कर रहे हैं ऐसी दो कमोडिटीज या ऐसी दो क्वांटिटीज, राइट, जो ऐसा बिहेवियर शो करती है दैट अगर एक ए को इंक्रीज किया जाए तो बी डिक्रीज हो जाता है, और अगर ए को डिक्रीज किया जाए तो बी में इंक्रीज शो होता है। ऐसी कोई दो क्वांटिटीज का एग्जांपल तुम दे सकते हो? मधुली, यू वर सेइंग समथिंग, मधुली एंड धृति। yeah, sir. So if we have two buckets, one bucket is filled with water, and if we pour that bucket into the second bucket, the one which had water will get less, and the other bucket will get more water. ओके, हाँ, सो अगर अपन एक वो बकेट से दूसरी बकेट को फिल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा ये एग्जांपल। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये अपने पास एक एम्प्टी बकेट है, लेट्स से यहाँ से यहाँ पानी ट्रांसफर हो रहा है। So Sir, I have an example. I can say, एक मिनट गौरव, quantity A and quantity of water in B. Quantity in B. These are inversely proportional. हाँ गौरव, बोलो बेटा। हाँ सर, अगर हम एक टास्क कर रहे हैं और उसको अगर हम कर रहे हैं तो जितना टाइम लगेगा, मतलब अगर हमारे साथ कोई और भी करेगा तो कम टाइम में होगा, ऐसे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम होता जाएगा। ओके, समझ गया। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एंड वर्क डन, राइट। जितने ज्यादा अपन लोग रखेंगे उतना ज्यादा काम होगा, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ना गौरव? नहीं सर, जितने ज्यादा लोग रखेंगे उतना मतलब टाइम एक, कम लगेगा। हाँ टाइम कम हो जाएगा। हाँ, तो नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम टेकन टू वर्क डन, है ना। मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनवाना है, अब मैं दो अगर वर्कर लगाऊंगा तो लेट्स से मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। अगर मैं 200 वर्कर कर दूंगा तो मेरा टाइम कम हो जाएगा, है ना। सो आप वर्कर बढ़ाओगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, वर्कर और वर्क में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा कर दूंगा तो काम भी मेरा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लेबर्स कम कर दूंगा तो काम भी मेरा कम होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो अमाउंट ऑफ वर्क and number of labors, it is direct proportion. But number of labors and time taken to complete the work, this is inverse. आप number of labors बढ़ाओ, आपका टाइम कम हो जाएगा, आप number of labors कम करो, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कोई एग्जांपल? Yes, sir. I do have an example of inverse proportion. बोलो ना। Number of ships and grass. Because as the number of ships will increase, the grass will decrease. It is kind of similar to this number of people and time taken to work them or work them. Right. So number of sheep and quantity of grass left, इन दोनों क्वांटिटी को अपन बोल सकते हैं इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। जितने ज्यादा आप शीप्स इंक्रीज करोगे उतना कम क्वांटिटी में अपन को ग्रास बचा हुआ दिखेगा। चलो, और कोई एग्जांपल देखो, मैं एक और एग्जांपल तुम्हें हेल्प करता हूँ। स्पीड एंड टाइम, आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अपन बोलते नहीं है, अरे अपन को जल्दी जाना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, वी इंक्रीज द स्पीड। स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड डिक्रीज करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल सोचो इनवर्स प्रोपोर्शन का, किचन के अंदर होता है। गौरव को आंसर आना चाहिए, अपन ने पहले भी डिस्कस किया। गौरव, किचन के अंदर याद करो, मम्मी कुछ काम करती किचन में, वहां पे तुम्हें इनवर्स प्रोपोर्शन दिखेगा। हाँ, रुको एक मिनट सर, सोचता हूँ मैं।
देखो बैकग्राउंड में लाइट को भी मजा आ रहा है, बार बार ब्लिंक कर रही है. लाइट आल्सो वांट टू शेयर द आंसर. एनीवेज, बोलो. सर नहीं याद आ रहा. किचन का गौरव नहीं मिल पा रहा. मधुरी धृति किचन में कितनी बार तुमने देखा होगा ये. और गौरव शर्म करते को तो आना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने ऐसे डिस्कस किया ये वाला एग्जांपल, बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑल टुगेदर. Sir, is it on speed and time? सर नहीं याद आ रहा सच में. Sir, तो आई थिंक हर बच्चे ने अपने घर के अंदर प्रेशर कुकर देखा होगा. हाँ 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 हाँ, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना जल्दी खाना पकेगा ना. हाँ. सो प्रेशर और खाना पकेगा का टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? राइट. सो अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे मतलब आप फायर को तेज कर रहे हो. सो इफ यू इंक्रीज द फ्लेम, राइट, सो फ्लेम इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर को अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ या किचन के टर्म्स में बोलूँ तो कुकर का सीटी बहुत जल्दी आता है. राइट. तो जितना ज्यादा आपका फ्लेम रहेगा उतना जल्दी सीटी आएगा. जल्दी सीटी आने का मतलब कुकर के अंदर प्रेशर बहुत जल्दी बन गया है. So if you increase the flame, your pressure will increase, and if pressure is increased, the time taken for the whistle will decrease. Jaldi सीटी आएगी. So flame and time, these are inversely in inverse proportion. Flame increase करोगे तो time कम लगेगा. Flame decrease करोगे तो time ज़्यादा लगेगा. Flame and pressure inside the cooker, it is directly proportion. फ्लेम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. फ्लेम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा. देखो आया समझ में यहाँ पे. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, अपन ने दो टाइप के प्रोपोर्शन देखे, और दोनों का अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो दो क्वांटिटीज अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब दोनों इंक्रीज हो रही है या दोनों डिक्रीज होती है, तो अपन बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल वन इज इंक्रीज एंड अदर वन इज डिक्रीज, देन वी से इनवर्स प्रोपोर्शन. चलो फिर अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे थोड़ा बात करते हैं. सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अभी देखो इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ जो अपन ने लॉजिकली समझा ना, दैट ए एंड बी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो इसको अपन लिखेंगे कैसे? ए, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और प्रोपोर्शन. दिस इज हाउ वी राइट ए इन प्रोपोर्शन टू बी. इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ए इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ बी. ठीक है. सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे. अब देखो नॉर्मली हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा इक्वल टू चाहिए होता है, हमें इस तरह का साइन नहीं चाहिए. सो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, तो आप यहाँ पे एक इक्वालिटी का साइन लगा दो, राइट, एंड यू राइट अ के ओवर हियर एंड बी. सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आप इक्वल टू लगा दो और यहाँ पे के आ जाएगा. अभी के क्या है समझो, वेयर के इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई नंबर होगा के, राइट. हमें नहीं मालूम कौन सा नंबर है, राइट. So k will be a number and it is also known as constant of proportionality. ठीक है. तो उस पर अपन डिटेल में बाद में आगे बात करेंगे. अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं कि अगर a is in proportion to b है, राइट. सो अगर a और b में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो मैं एक फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर a और b डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे ना, तो आप हमेशा क्या बोल सकते हो, that a will always be equal to k into b. k will be a constant. a और b तो क्या है? a और b are known as variables. क्यों? बिकॉज a और b का तो वैल्यू चेंज होता रहेगा. कि अपन क्या बोल रहे थे, a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, b की वैल्यू इंक्रीज होगी, a की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, b की वैल्यू डिक्रीज होगी. सो इससे इनको बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. k इज अ कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट. तो k का वैल्यू फिक्स रहेगा 1 2 3 व्हाटसोएवर. आप कुछ भी a पुट कर लो, k का वैल्यू हमेशा सेम आएगा. अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपन वापस. ये देखो मैंने स्पीड और डिस्टेंस वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है. तो अभी देखो अगर कोई तुमसे पूछता है स्पीड और डिस्टेंस,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? स्पीड एंड डिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. So let's say I call or I represent speed by alphabet S and distance by D. ठीक है, तो अभी स्पीड और डिस्टेंस अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये होता होगा. तो अगर मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा? S इज इक्वल टू सम KD. देखो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया. मतलब मैंने मैथ्स का एक फॉर्मूला बना दिया स्पीड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन. क्या फॉर्मूला बना? स्पीड इज इक्वल टू k टाइम्स डिस्टेंस, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. देखो आया समझ में? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं s इज इक्वल टू KD है, अब ध्यान से देखना, अब ये समझ में आया ना कैसे तुम फॉर्मूला बनाओगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज होंगी तो? कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, जैसे तुमने बोला सेल्फ स्टडी और मार्क्स, लेट्स से इसको अगर मैं x बोल दूं और मार्क्स को मैं y बोल दूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू ky. x इज अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी, y इज मार्क्स. तो अपन ने फॉर्मूला बना दिया x इज इक्वल टू ky. दिस इज हाउ वी वी मेक फॉर्मूलाज एज फार एज इन मैथ्स एंड साइंस आर कंसर्न. वन ऑफ द बेसिक स्टेप टू मेक अ फॉर्मूला. आप जो भी दो क्वांटिटीज के बीच में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स में है. अगर डायरेक्ट में है, जैसा मैंने अभी बोला एस एंड डी, तो एस इज इक्वल टू के डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा. आया समझ में? तो अपन कभी भी कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई भी दो चीज, राइट? ऐसा नहीं है कि अपन स्पीड डिस्टेंस इन्हीं को लेके फॉर्मूला बनाए. जैसे किसी ने मुझे एग्जांपल दिया था एक्सरसाइज का और फिट रहने का. सॉरी मैंने हिट लिख दिया यहाँ पे, राइट? कि अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड अमाउंट ऑफ फिटनेस, राइट? तो अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, राइट? इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो एक्सरसाइज इज इक्वल टू k टाइम्स द फिटनेस, राइट? चलो, राइट. सो आज पता नहीं लाइट को थोड़ा प्रॉब्लम है अपने लोगों के साथ में. एनीवेज विल कंटिन्यू. सो कहाँ थे अपन? हाँ, सो a इज इक्वल टू के बी, अपन ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं. और अभी इनवर्स प्रोपोर्शन का भी देख लेते हैं एक बार पहले, देन फिर अपन आगे चलेंगे. सो इनवर्स प्रोपोर्शन को आप कैसे लिखोगे? सो इफ a एंड b टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो अपन क्या बोलेंगे? a इज प्रोपोर्शन है तो साइन सेम रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो सेम रहेगा. लेकिन अब इनवर्स है तो तुम 1/b लिखोगे. So, अगर a और b कभी इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो अपन उसको कैसे लिखेंगे? a प्रोपोर्शनैलिटी 1/b. अगर मैंने 1/b लिखा इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है. अगर मैंने सीधा b लिखा इसका मतलब प्रोपोर्शन है. अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा फॉर्मूले की टर्म में, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इज इक्वल टू करोगे, एक k लगाओगे इंटू 1/b. द लॉजिक रिमेन द सेम. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, हटा दो, वहां पे इक्वल टू लगाओ और राइट हैंड साइड को k से मल्टीप्लाई कर दो. तो अभी देखो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू k/b. इसको ऐसा कर लो, a इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k, विच इज अ कांस्टेंट. और ऊपर वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो b से डिवाइड करा दो, सो ये हो जाएगा a/b इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, जिससे मैं इसको बॉक्स भी कर रहा हूँ और मैं समझा भी देता हूँ. अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b लिखते हैं. पर इनवर्स जब भी होता है अपन 1/b रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप a इज इक्वल टू k टाइम्स 1/b हो जाएगा. आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ab इज इक्वल टू k हो गया. और ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हुआ? a/b. तो अगर दो क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उनके बीच का फॉर्मूला आप हमेशा क्या बोलोगे? a इज इक्वल टू kb. और अगर दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो उनके बीच में अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? a इज इक्वल टू k/b. आया समझ में? So a is equal to kb and a is equal to k/b. These are the two different formulas for direct proportion and inverse proportion. Direct proportion में क्या हो जाएगा? a/b हमेशा constant रहेगा. a/b will always be a constant. और inverse proportion में क्या होगा? देखो a into b हमेशा constant रहेगा. Direct proportion
देखो जो अपन आज सीख रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल नॉलेज। ये अपन को आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें सीखने में काम आएंगी। सो अगर ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो अब मैं समराइज कर देता हूँ अपन ने क्या क्या सीखा। ए को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो बी में भी सेम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इनवर्स में क्या होगा, ए को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो बी में उल्टा होगा। इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा। अब जब फॉर्मूला बनाओगे तो ए इज इक्वल टू के भी बनाओगे यहाँ पे जब आप फॉर्मूला बनाओगे इनवर्स प्रोपोर्शन में तो ए इज इक्वल टू के बाई बी। सो और इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बाई बी जो होगा ये आपका कांस्टेंट आएगा हमेशा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ तक समझ में आया ना सबको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का मतलब क्या होता है। पक्का सबको क्लियर है ना? हाँ सर। चलो हाँ सर। सो अभी अपन वापस से यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो एस और डी किस में था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, है ना। अब समझ के देखो, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हो क्या रहा है, इसको इंक्रीज करने पे ये भी इंक्रीज होता है, इसको डिक्रीज करने पे ये भी डिक्रीज होता है ना। ये अपन ने डिस्कस किया। अब दूसरा चीज ऑब्जर्व करो, आपने इसको ट्वाइस किया, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 की जगह 10 किया, तो आपने स्पीड को ट्वाइस किया ना, डिस्टेंस भी देखो ट्वाइस हो गया। आपने स्पीड को देखो यहाँ पे हाफ किया, 5 था आपने 2.5 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। अगर आपने स्पीड को हाफ किया तो आपका डिस्टेंस भी हाफ हो गया। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है पैरानॉर्मल मूवी चल रही मेरे यहाँ पे। एनीवेज डरना मत कोई, राइट, इट इज समथिंग टू डू विद द ट्यूबलाइट, राइट। सो मैं कहाँ था वापस से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हुआ, अगर आप ए को ट्वाइस कर रहे हो तो बी भी ट्वाइस हो जाएगा, ए को हाफ करोगे तो बी भी हाफ हो जाएगा, ए को आप 5 टाइम्स कर दोगे तो बी भी आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट के साथ में वो चेंज होगा ना। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा कैसा, इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर आप ट्वाइस करोगे, राइट, तो दूसरी वाली चीज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए ना। आपने ट्वाइस किया तो इंक्रीज हुआ, तो दूसरी वाली चीज, ट्वाइस का उल्टा क्या होता है, ट्वाइस का इनवर्स, एनीबॉडी, ट्वाइस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 2 टाइम हाफ। अगर आप ट्वाइस करोगे तो हाफ हो जाएगा, आप थ्राइस करोगे तो 1/3 हो जाएगा। अगर आपने इस क्वांटिटी को 1/3 कर दिया तो ये थ्राइस हो जाएगी, इसको आपने 1/7 कर दिया तो ये 7 टाइम्स हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में, राइट। सो ट्वाइस हाफ, ट्वाइस ट्वाइस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो बेसिकली मैंने लिखी है यहाँ पे। ये देखो a बाई बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि a अपॉन बी हमेशा सेम आएगा, राइट। अभी सोच के देखो मेरे साथ में सब बच्चे, a बाई बी अगर सेम आएगा तो इसका मतलब अगर मैंने a को ट्वाइस कर दिया, ठीक है, तो फिर नीचे वाला भी ट्वाइस करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास अभी भी a बाई बी आएगी, सेम रह जाएगा, है ना। तो अगर आपने ऊपर वाले को ट्वाइस किया तो नीचे वाला भी आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर वाले को हाफ किया तो नीचे वाले को भी आपको हाफ करना पड़ेगा, तो आपका सेम कांस्टेंट आ रहा होगा। जो अपन बोलते भी है, ऊपर नीचे अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, राइट। सो a बाई बी, अगर ये कांस्टेंट है तो a बाई बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अभी यहाँ देखो कैसा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है। सो अगर मैंने a को ट्वाइस कर दिया तो b को मुझे हाफ करना पड़ेगा, तभी मेरे पास सेम आएगा a b, राइट। a को अगर मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो b को मुझे 1/3 करना पड़ेगा, तभी मेरे पास a b आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने में तभी तो सेम आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने 5/7 कर दिया a को तो फिर b को आपको 7/5 करना पड़ेगा, तभी आपके पास वापस घूम के a b आएगा जो आपका कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है तो अगर एक को आप ट्वाइस करोगे तो दूसरा हाफ होगा, एक को आप 5/7 करोगे तो दूसरा वाला 7/5 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज को अगर आप ट्वाइस करोगे तो दूसरी वाली भी ट्वाइस हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका सबसे
अच्छा एग्जांपल गौरव ने अपन को दिया था, टाइम एंड वर्क वाला, है ना। तो अभी अपन टाइम और वर्क ले लेते हैं। तो अभी अपन 3 चीजें लेते हैं। देखो, अब देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। सो मैं टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वर्क को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और लेबर को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। सो टाइम, वर्क एंड लेबर। अब देखो अपन फॉर्मूला बनाते हैं। सो टाइम और वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है? टाइम एंड वर्क, वर्क मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। सो टी और डब्ल्यू डायरेक्ट में है। अगर डायरेक्ट में है तो इनका फॉर्मूला कैसा बनेगा? रेशियो में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा? टाइम एंड वर्क रेशियो में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा? डायरेक्ट है ना, टाइम बढ़ाओगे तो वर्क बढ़ेगा, टाइम कम करोगे तो वर्क कम हो जाएगा। तो रेशियो में आएगा, तो टी बाय डब्ल्यू। यही होगा ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो अपन ने क्या देखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो रेशियो इज अ कांस्टेंट, ऐसा बन जाता है। अभी देखो वर्क और टाइम का कैसा है, सॉरी लेबर एंड टाइम का, लेबर एंड टाइम इन दोनों का कैसा होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब टी इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखना, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बोलना। अभी मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ एक साथ। अभी देखो, टाइम और वर्क किस में आता है? इनवर्स, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इसलिए वो रेशियो में होगा। टाइम और लेबर किस में आता है? इनवर्स में, बिकॉज टाइम बढ़ाओगे तो सॉरी लेबर बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो टी ऊपर आएगा, एल नीचे आएगा, और डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। देखो मैंने 2 की जगह 3 वेरिएबल के साथ में इक्वेशन बना दिया, कंबाइन कर दिया। टी और डब्ल्यू नीचे है और टी और एल साथ साथ में, तो टी और एल साथ में रखो, टी और डब्ल्यू नीचे। ये मैंने एक फॉर्मूला सर बनाया। सर फॉर्मूला क्लियर हुआ? टाइम और वर्क। क्या बोल रही तनिष्का? सर मैं बोल रही हूँ कि टाइम और फिर दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे आएंगे? वो इनवर्स में आएंगे नहीं? वर्क। टाइम और वर्क डायरेक्ट में ही तो है। सर पर अगर सपोज टाइम बढ़ा तो वर्क भी बढ़ेगा, पर वर्क डिक्रीज भी तो हो सकता है। फिर अगर वर्क बढ़ा तो टाइम भी डिक्रीज नहीं हो सकता नहीं, है ना? अरे अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी तो ऐसा सोच, अभी मैं तुझे 5 क्वेश्चन करने को देता हूँ मैथ्स के, कितना टाइम लेगी? फॉर सर एग्जाम्पल कुछ भी बोलना, रैंडम बोल, कोई टेंशन नहीं होता। हाफ एन आवर। हाफ एन आवर लेगी, तो मैं अगर तेरे को 5 क्वेश्चन दूंगा तो हाफ एन आवर लेगी। अब मैं तेरे को 5 की जगह 15 क्वेश्चन दूंगा तो हाउ मच टाइम विल यू टेक? 1.5 आवर। 1.5 आवर। तो हुआ क्या, काम ज्यादा हुआ तो टाइम भी ज्यादा लगा। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया, समझ में आया। तो डायरेक्ट प्रमोशन। और दूसरा देख, अगर मैंने होमवर्क को 3 टाइम्स किया, 5 क्वेश्चन थे ना, मैंने होमवर्क को 3 टाइम्स किया, 15 क्वेश्चन, तो तूने टाइम को भी 3 टाइम्स किया। तूने टाइम भी कितना किया? 1.5 आवर। दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो मैं बता रहा था। अगर ये ए ट्वाइस होगा तो बी भी ट्वाइस होता है, ए हाफ होगा तो बी भी हाफ हो जाता है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब क्वांटिटीज होती हैं तो वो रेशियो की फॉर्म में आती है, टी बाय डब्ल्यू जैसा, टाइम एंड वर्क। तो देखो आया समझ में? मैंने 2 अलग अलग रिलेशंस को एक साथ मर्ज कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया? टाइम, लेबर, वर्क, टी एल बाय डब्ल्यू इज अ कांस्टेंट। ये अपन ने आज फॉर्मूला बना दिया। इस फॉर्मूले का कुछ भी नाम रख दो, राइट, जो भी तुम्हारा नाम है। जैसे मेरा नाम आशीष है तो इसको आज से मैं आशीष फॉर्मूला बुलाऊंगा। तुम्हारा नाम ईशान है तो इसको ईशान फॉर्मूला बोलना। गौरव कैन कॉल इट अ गौरव फॉर्मूला, बिकॉज ये फॉर्मूला तुम्हें किसी भी सर में नहीं मिलेगा, तो अपने नाम से तो अपना फॉर्मूला रख लो आराम से आज। बोलो, हाँ बोलो। I did not understand how you got this formula. I understood T by W is constant
And TL is equal to constant, but I didn't understand how you made this formula. ठीक है, अभी ऐसा सोच, टाइम एंड लेबर, टाइम बढ़ाऊंगा तो लेबर, या उल्टा सोच, लेबर बढ़ाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा, राइट? Yes. तो टाइम एंड लेबर आर इनवर्स प्रोपोर्शन, सो टीएल जो होगा वो हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में होना चाहिए। Yes. आया समझ में? नाउ टी और डब्ल्यू कैसे होंगे, अभी इसके बारे में मत सोचो, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे इसको भूल जाओ, राइट? या चलो मैं एक ब्लैंक पेज पे करता हूँ। अभी ब्लैंक पेज पे मुझे मालूम है कि मेरे पास तीन चीजें हैं, टी, एल और डब्ल्यू। इन तीन चीजों में मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, राइट? तो मैं कैसा करूंगा? अच्छा, टाइम और लेबर, सबसे पहले इन दोनों के बारे में सोचता हूँ। इन दोनों के बारे में होगा क्या? लेबर इंक्रीज करूंगा तो टाइम डिक्रीज हो जाता है, लेबर डिक्रीज करूंगा तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन में जब भी दो क्वांटिटीज होती हैं तो हमने क्या देखा, वो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगी, राइट? सो टाइम एंड लेबर प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब मैंने टी इंटू एल लिखा, ठीक है? अभी मैं टाइम और वर्क के बारे में सोचता हूँ, टाइम और वर्क। अगर मैं टाइम इंक्रीज करूंगा तो वर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैं टाइम को डिक्रीज करूंगा तो मेरा वर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टाइम एंड वर्क किस में होने चाहिए? टाइम एंड वर्क होंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और टाइम और वर्क अगर डायरेक्ट में होते हैं तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, टी बाई डब्ल्यू कांस्टेंट आएगा। तो मुझे टी ऊपर दिख रहा है, टी ऊपर दिख रहा है, इसलिए मैंने डब्ल्यू को डिनोमिनेटर में लगाया, सो डब्ल्यू नीचे आ गया, तो अब मेरे पास टी, एल और डब्ल्यू, इसमें फॉर्मूला बन गया, दिस इज अ कांस्टेंट। अभी तुम यहाँ पे ना ये देखो, एल और डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू के बारे में अपन ने सोचा नहीं है। एल और डब्ल्यू कैसा दिख रहा है तुम्हें? एल ऊपर है, डब्ल्यू नीचे है, दिख रहा है? एल ऊपर, डब्ल्यू नीचे। ऊपर नीचे होता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये मुझे फॉर्मूले से समझा। लॉजिकली सोच के देखता हूँ, लेबर एंड वर्क क्या ये डायरेक्ट में होते हैं क्या? मैं अगर लेबर इंक्रीज करूंगा तो मेरा वर्क डन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं लेबर डिक्रीज करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो लेबर एंड वर्क डन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और देखो मेरे फॉर्मूले से भी वही दिख रहा है। सो किसी भी फॉर्मूले में, रही तुम मैथ्स में, साइंस में, कोई भी फॉर्मूला अगर पढ़ते हो ना, एक चीज ध्यान रखो, ऊपर अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब वो दोनों हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी, एक को बढ़ाओगे दूसरा वाला कम करना पड़ेगा। और अगर ऊपर नीचे वाली टर्म्स के बारे में देखते हो तो वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, ऊपर वाले को इंक्रीज करोगे तो नीचे वाला भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये कहानी अपन को समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? Sir, understood. एवरीबॉडी, बाकी सबको भी समझ में आया? हाँ सर। राइट, तो आज चिल्ड्रंस डे, डे तो है नहीं बट स्टिल ये फॉर्मूला मेरी तरफ से तुम लोगों को। सो टी एल बाई डब्ल्यू इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब टाइम, लेबर एंड वर्क। सो टाइम इनटू लेबर अपॉन वर्क इज विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला तुम किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लगा सकते हो। क्या हुआ, मधुली को बहुत हंसी आ रही है? करके रहे तुम दोनों, कैमरा ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, हंस रहे हो? सर